यहाँ तक हम लोगों ने केस किया था और कुछ क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन तक किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी हम लोगों को पहले आगे के केसेस देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट केसेस बेस्ड ऑन फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसे थोड़ा सा हमें समझना है। जैसे आपको अगर इस तरह से कोई भी एक यहाँ पर कोई कंडक्टर दे दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको कोई कंडक्टर दे दिया गया और आपसे कहा गया इसका रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है। जैसे मान लिया इसको आप एक समय के लिए मान लो कि एक कंडक्टर है नहीं, लेकिन मान लेते हैं, ठीक है, कि ये मान लेते हैं कंडक्टर है। तो अगर ये कंडक्टर है तो इसका क्या रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा कि नहीं? नहीं, ये रहेगा। कंडक्टर तो फिक्स ही है ना, कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कंडक्टर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं रहेगा। वो रेजिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने बैटरी कहां पर कनेक्ट की है, मतलब किस तरह से आपने बैटरी कनेक्ट की है। तो अगर आप बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, मतलब एक है इधर साइड में पॉजिटिव और फिर इधर साइड में आपने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो अगर बैटरी को आपने इन दोनों फेसेस के बीच में कनेक्ट किया है तो उसका अलग रेजिस्टेंस आएगा। अगर आप इन दोनों के बीच कनेक्ट करोगे तो इसी कंडक्टर का अलग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और अगर आप इन दोनों के बीच कनेक्ट करोगे तो अलग मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है, मतलब एक तरह से करंट और वोल्टेज वहां पर किस तरीके से उसके अंदर जा रहे हैं और कैसे आपने वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वहां पर, ठीक है। तो वही हम लोगों को यहाँ पर देखना है। इस पर क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जा सकता है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ कोई फॉर्मूला निकलने वाला है नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन L and A, दैट इज हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। मतलब किस तरह से आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कैसे वहां पर करंट का फ्लो होगा, इस चीज पर डिपेंड करेगा उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर जो दिखाया गया, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिया था कि अगर हम इसको एक कंडक्टर माने तो इस कंडक्टर में हम कहां पर कनेक्शन दे रहे हैं, तो वैसे ही एक सेम कंडक्टर लिया गया, उसी कंडक्टर में जैसे जैसा ये है वैसा ही वो है। तो यहाँ पर इस कंडक्टर में रेजिस्टिविटी इसकी हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं रो, ठीक है। यहाँ पर भी वही सेम रेजिस्टिविटी रहेगी रो, कोई चेंज तो कर नहीं रहे हम लोग। तो अब इस कंडक्टर में आपने इस साइड में यहाँ पर कनेक्शन दिया, ठीक है, जैसे दिख रहा ना, इस साइड में कनेक्शन दिया। तो इस तरह से कनेक्शन देने पर क्या L होगा क्या A होगा, बस यही हमें समझना रहता है। तो अगर हमने ऐसे कनेक्ट किया तो यहाँ पर करंट ऐसे यहाँ पर एंटर करेगी और इधर बाहर निकलेगी आकर, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर करंट कितनी डिस्टेंस चल रही, ठीक है, यही तो चलेगी। तो इसको आप क्या कहेंगे? L कहेंगे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस करंट यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएगी उसको L, तो L एक तरह से क्या हो जाएगा 2 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये L हो जाएगी, ठीक है। एरिया की अगर बात करें तो करंट जिस कंडक्टर में एंटर कर रही तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो आपको लेना रहेगा। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अब जैसे करंट इधर से एंटर करे तो चाहे इधर का ले चाहे इधर का, जैसे यहाँ पर जो आपको ये दिखाया गया, तो अगर करंट इधर से एंटर कर इधर निकल रही तो इसका एरिया ले लो, चाहे हम इसका एरिया ले लें यहाँ पर। तो एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एरिया देखें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये वाली वैल्यू, अगर आप ये वाली वैल्यू देखें तो ये कितनी है 1/2, ठीक है ये। और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है 1, ठीक है, 1 मीटर है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ 1 मीटर। तो जो एरिया हो जाएगा वो 1/2 इंटू 1, दैट इज 1/2 हो जाएगा। तो अगर हम इसका रेजिस्टेंस लिखें तो R1 इज इक्वल टू, मतलब ये पहले केस का हो गया तो R1 मान लिया, रो L डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ पर हम L की जगह पर रखेंगे 2 और A की जगह पर रखेंगे 1/2, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स। अब जरा इधर आते हैं, इस वाले केस में अगर आप देखो तो करंट यहाँ पर एंटर करेगी, ठीक है, इस वाले फेस में, और इधर से निकलेगी। तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये कंडक्टर होता और करंट यहाँ से एंटर करती और यहाँ से निकलती तो सिर्फ इतनी डिस्टेंस तो चलनी है उसे। तो जो ये डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो क्या हो जाएगा L हो जाएगा। तो L की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/2, और इस स्पेस में ये एंटर की है तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो यहाँ पर लेना होगा, दैट इज A इज इक्वल टू, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है 1 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू। तो अब जरा इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं।
R2 इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए, क्या हो जाएगा रो L की वैल्यू 1/2 और एरिया 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रो डिवाइडेड बाई, आप देखो वही सेम कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस अगर हम इन दोनों के अबाउट देखते हैं तो ये आ रहा है 4 टाइम्स, और अगर इन दोनों के अबाउट देखते हैं तो कितना आ रहा है रो डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से भी क्लियर है कि R1 की वैल्यू ज्यादा है और R2 की वैल्यू कम। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जब आपको ऐसे दिया जाए तो डायग्राम बनाकर दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन आपको दिया जाए और डायग्राम ना बनाकर वो ये पूरी कहानी लिखकर भी आपको दे सकता है और डायग्राम बनाकर, तो आपको समझना रहेगा L क्या है और A क्या है। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस 2, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कोई वायर आपको दिया जाए, जब भी आपसे वायर कहा जाएगा तो आपको इमेजिन करना है सॉलिड वायर। ठीक है, वायर का मतलब हॉलो वायर से आप इमेजिन नहीं करेंगे उसे। जैसे आपके घरों में जितनी भी सप्लाई होती है जिसमें ये जो भी वायर यूज किया था, कोई भी वायर कट करके देखेंगे आप, काट मत डालना जाके, ठीक है, मतलब ऐसे कहीं पड़ा हो टुकड़ा तो उसको देखेंगे तो सॉलिड ही दिखेगा, पता लगा काट के देख रहे हैं, हाँ सॉलिड तो है। सबने सही कहा। तो सॉलिड वायर ही आप इमेजिन करेंगे, या जो बाहर की लाइनें हैं, कोई भी लाइन देखो तो उसमें जो भी वायर यूज किए जाते हैं वो सब सॉलिड। तो अगर हम सॉलिड वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसको चाहे खींचो, ठीक है, चाहे जितना खींच दो, क्या उसके वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हम खींचेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें एल भी चेंज हो रहा है और ए भी चेंज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में किसी एक का ही वेरिएशन आपको दिया जाएगा, या तो वो एल का देगा और या ए का देगा, और आपसे पूछेगा नया रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा, या उसमें परसेंटेज चेंज वगैरह पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर एल चेंज हो रहा है, ए भी करस्पॉन्डिंगली चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस उसका बदलेगा ही। तो अगर आप उसको खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एल बढ़ेगा, एरिया कम हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीमेंट होगा वो क्वेश्चन सीधे भी पूछा सकता है और परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। तो हम लोगों को जब वेरिएशन एक ही दिया जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, वही हमें यहाँ पर समझना है। मतलब हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते R इक्वल टू रो L बाई ए, उसने कह दिया लेंथ डबल कर दिया तो बताओ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो हम वहां पर पता लगा लिखते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। ये टर्म आप ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है, कुछ लोग ये जो रिजल्ट्स होते हैं उसको कहीं भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं अप्लाई होगा, कि कहीं भी आपको आ रहा है वहां पर आपने सोचा R प्रोपोर्शनल टू L, गलत ही हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये गलत हो, ये भी सही हो सकता है। मान लिया कोई ऐसा केस दिया गया जिसमें ये दोनों चीजें कांस्टेंट, तब तो यही हो जाएगा ना। अगर मान लिया R रो और L कांस्टेंट है तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्पेशली किसके लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। और स्ट्रेचिंग का मतलब जानते हैं कि उसको हम खींच रहे हैं, तो अगर हम खींचेंगे तब ये रिजल्ट्स अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं अप्लाई करना। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमने देखा कई लोग इधर उधर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं कहीं भी उठाकर। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो दो चीजें आपके सामने हैं, या तो आपको वो लेंथ में चेंज प्रोवाइड करेगा और या क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो अगर यहाँ पर लेंथ में चेंज प्रोवाइड किया गया तब क्या करेंगे, व्हेन चेंज इन लेंथ इज प्रोवाइडेड, ऊपर लिख दिया गया व्हेन वी स्ट्रेच अ कंडक्टिंग वायर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो वॉल्यूम है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम एल रहेगा और वो क्या रहेगा, वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर, और जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो जरूरी नहीं एरिया ही दिया हो सकता है आपको आर दे दिया जाए। ठीक है, तो आर क्या है, आर अगर दिया गया तो उसको हम लोग कह देंगे, यहाँ पर आर अभी यूज करेंगे हम लोग, तो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब क्रॉस सेक्शन की जो रेडियस है वो होगी आर, और ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। तो सारी चीजें हम लोग को पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, या अगर डायमीटर दिया गया है तो हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आर की वैल्यू क्या होती है, डी बाई 2, डी क्या है, डायमीटर। ठीक है, तो अगर डी बाई 2 रखेंगे, डी स्क्वायर बाई 4, ये सब हम पहले भी बता चुके हैं, इलास्टिसिटी में भी क्वेश्चंस में आया था। तो अब आपको अगर लेंथ प्रोवाइड की गई है तो आपको करना क्या है, तो आप यहाँ देखो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई, ठीक है, हमें
यहाँ पर हमें लेंथ दिया गया तो हमें जो दिया गया उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर लेंथ दिया गया तो लेंथ से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जरा देखो ये आ गया रो एल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है ना, और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम भी, क्योंकि स्ट्रेच करने से रेजिस्टिविटी तो बदल नहीं जाएगी क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और वॉल्यूम तो पहले से हमने डिस्कस कर लिया, चेंज नहीं होगा। दैट मींस यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, वो ये भी कह सकता है कि स्ट्रेच करके हमने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं क्या होगा। या परसेंटेज का भी क्वेश्चन, मान लिया उसने कह दिया हमने उसको खींचा तो उसकी लेंथ को हमने 5% खींच दिया या 2% खींच दिया, तब वहां पर क्या रेजिस्टेंस होगा, और अगर हमने 50% खींच दिया तब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर हम अप टू 5% की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करेंगे, और अगर 5% से ज्यादा तो आपको एक्स वाला वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। नोट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर उसने लेंथ की बजाय एरिया में चेंज प्रोवाइड कर दिया, जैसे खींचेंगे तो दोनों चीजें बदलेंगी ना, तो अगर उसने लेंथ की बजाय एरिया में चेंज प्रोवाइड कर दिया तब आप क्या करेंगे, तो आप अगेन ऐसे ही करेंगे, तो लेंथ में उसने चेंज दिया तो लेंथ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, एरिया में देगा तो एरिया से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A इंटू A डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या रेडियस अगर प्रोवाइड की गई है तो ये क्या हो जाएगा रो, यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम, अब की बार वॉल्यूम ऊपर हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा A स्क्वायर। तो हमें पता ही है कि ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट। तो फिर R हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब A की जगह अगर आप R स्क्वायर रखेंगे तो R टू द पावर 4 हो जाएगा, तो R टू द पावर, अगर डायमीटर में कभी दे दिया जाए तो R की जगह D रख दो, क्योंकि R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर ही रहेगा, तो R की जगह D रख देंगे। R प्रोपोर्शनल R इज इक्वल टू D बाई 2 होता है ना, तो इसका मतलब जहां R है वहां पर हम D रख सकते हैं, कहां, प्रोपोर्शनलिटी में, ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी में वो जो 2 होगा वो तो हट ही जाएगा, तो इसलिए R की जगह हम D भी रख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड केस, रेजिस्टेंस ऑन फोल्डिंग अ वायर। किसी वायर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो क्या होगा, जैसे आपको एक बड़ा सा वायर दे दिया, ठीक है, अब आपसे कहा गया उसको एक फोल्ड लगा दिया हमने, तो बीच से हमने मोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका एरिया तो डबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने ऐसे था उसको मोड़ दिया यहाँ पर, तो एरिया तो उसका डबल हो जाएगा, लेकिन जो लेंथ है वो आधी हो जाएगी यहाँ पर। तो वही आपको दिखाया गया यहाँ पर कि जैसे ये था, अब इसको आपने बीच से फोल्ड कर दिया तो लेंथ हो गई आधी और एरिया डबल, ठीक है। यहाँ पर ऐसे अगर फिर से एक फोल्ड आप कर दो तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, फिर यहाँ पर 2a था, ये भी इधर आ जाएगा तो 4 टाइम्स से हो जाएगा, और लेंथ आधी हो जाएगी 1/4। तो अगर यहाँ पर इन दोनों एंड्स के बीच में पूछा जाए रेजिस्टेंस, यहाँ पर पूछा जाए यहाँ पर, तो ऐसे आपसे 3 फोल्ड 4 फोल्ड ऐसे n फोल्ड के बाद पूछा जा सकता है, तो आप कैसे निकालेंगे। आप देखो यहाँ पर, यहाँ अगर हम रेजिस्टेंस लिखें R इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिखेंगे रो L डिवाइडेड बाई, इस पहले केस में जो आपको दिया गया वायर है उसका रेजिस्टेंस। अब देखते हैं आफ्टर फर्स्ट फोल्ड, अगर हम फर्स्ट फोल्ड के बाद देखें तो R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे रो L की जगह पर हो जाएगा L बाई 2 और A की जगह पर हो जाएगा 2A। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड रो L डिवाइडेड बाई A, ठीक। रो L बाई A क्या है R, दैट मीन्स ये हो जाएगा R डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आप ऐसे देखो यहाँ पर, तो ये जो है R2 इज इक्वल टू रो L बाई 4, अब की बार लेंथ क्या हो गई L बाई 4 और एरिया क्या हो गया 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1/16, लेकिन हम लोग 16 नहीं लिखेंगे, 4 टू द पावर 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा रो L डिवाइडेड बाई A, जिसको हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2। ये इसलिए से लिखा, जैसे आप देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पर पावर क्या है 1,
जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पावर क्या है 2, तो आप चाहे करके देख लो, जब आप यहाँ 3 लिखोगे तो पावर भी 3 ही आ जाएगी, ठीक है, आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर 1 पर पावर 1 है 4 टू द पावर 1, 2 पर पावर 4 टू द पावर 2 है, 3 पर 4 टू द पावर 3 होगी, तो n पर 4 टू द पावर n हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर कहें आफ्टर nth फोल्ड, आप वहीं पर आगे लिख देना, आफ्टर nth फोल्ड, अगर nth फोल्ड के बाद आप वहां पर Rn देखेंगे तो वो क्या मिल जाएगा, R डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर, नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट इसके बाद आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें तो कुछ नया है नहीं, ठीक है, हम लोगों ने बहुत प्रॉपर वे में समझ लिया था वहां पर जो कैपेसिटर का केस था, सीरीज और पैरेलल। तो आप जरा बताओ, सीरीज में एक के बाद एक जब हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को तो क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज, और क्या डिफरेंट हो सकता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लिखा गया था सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब नॉर्मली डिफरेंट रहेगा, अगर कैपेसिटर सेम है तो वो सेम हो जाएगा। तो एक बात तय है कि चार्ज वहां पर सब पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अगर एक के बाद एक के बाद एक लगाते जाएंगे, तो अगर हम यहाँ पर सारे रेजिस्टेंसेस को एक के बाद एक लगाएंगे तो उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, भी चार्ज कांस्टेंट है। कैपेसिटर में भी चार्ज फ्लो करा तो रेजिस्टेंस में भी चार्ज ही फ्लो, यहाँ पर चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, करंट। तो इसमें क्या, करंट यहाँ पर सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी, तो वही यहाँ लिख भी दिया गया, करंट इन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी सेम, क्योंकि करंट के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो वो उसी रास्ते में, उसको एक ही रास्ते में जाना है, तो वो सब में सेम रहेगी। ऐसे ही पैरेलल में जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था कैपेसिटर में, तो क्या सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या डिफरेंट था, चार्ज। लेकिन चार्ज के लिए आपको कहा गया था चार्ज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा। बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सभी में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, कॉम्बिनेशन भी वैसे ही, जैसे हमने क्या कहा था कि वहां पर जो कॉम्बिनेशन है वैसे ही कॉम्बिनेशन यहाँ बनाएंगे, बस उस एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह क्या रख दिया गया, रेजिस्टेंस। तो ऐसा थोड़ा कि ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी तो पैरेलल है, कैपेसिटर लगा दो तभी वो पैरेलल ही कहलाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सब कहीं, लेकिन करंट यहाँ पर सेम हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे मान लिया सब में रेजिस्टेंस सेम है, सब में सेम करंट जाएगी, डिफरेंट है डिफरेंट करंट जाएगी, तो लिख दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम, करंट इन ईच रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी सेम। इसमें भी वैसे ही सारी चीजें रहेंगी, वैसे ही सारे पॉइंट्स रहेंगे, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है, सब कुछ एक जैसे। उसमें हम लोगों ने पहले फॉर्मूला डिराइव किया था, फिर 3 पॉइंट लिखे थे, और आपने देखा था कि वो जो 3 पॉइंट आपको लिखवाए गए थे, जो बहुत आसान से तीनों पॉइंट थे, उनका यूज था, ठीक है, कई क्वेश्चंस में हम लोगों ने उसका यूज किया था। रेजिस्टेंस में उससे कहीं ज्यादा यूज, क्योंकि जैसे कैपेसिटर है तो वो वहीं पर लगभग चैप्टर में ही एंड हो जाता है, फिर कहीं कहीं यूज हो जाता है कैपेसिटर का, लेकिन रेजिस्टेंस का यूज सब कहीं होगा। अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें भी है, ठीक है, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, उसमें भी रेजिस्टेंस का यूज होगा, सर्किट्स का यूज होगा, उसके बाद किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें भी रेजिस्टेंस का यूज होगा, मैग्नेटिज्म में भी होगा, मॉडर्न में भी होगा। तो यहाँ पर सर्किट के क्वेश्चन सब कहीं आएंगे, रेजिस्टेंस का यूज बहुत ज्यादा है। तो वो जो 3 पॉइंट हम लोग इजी से पढ़ते हैं वो यूजफुल बहुत है, आसान है बट यूजफुल बहुत है। तो हम लोग यहाँ पर पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, वैसे ही करना है, उसमें भी यही लिखा था V = V1 + V2 + V3, और इन तीनों को हटाकर अगर हम एक रेजिस्टेंस जोड़ दें तो वो क्या होगा, R इक्विवेलेंट। लेकिन कंडीशन क्या है, वही वोल्टेज वही करंट होनी चाहिए, वही वोल्टेज वही करंट होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है तो उसको हम क्या कहेंगे, इन तीनों का इक्विवेलेंट। तो वैसे लिखेंगे, साथ में लिखेंगे V = क्या लिखना है, V1 + V2 + V3, जो इधर लिखते हैं वो उस साइड से इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो I × R इक्विवेलेंट, IR1 IR2 + IR, I कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट = R1 + R2 +, क्योंकि हमें याद ही रहता है कि सीरीज में
रेजिस्टेंसेस को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। चलिए पहला पॉइंट नोट कर लेना। पहला पॉइंट देखते हैं, इफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम वैल्यू, तो अगर सभी सेम वैल्यू के हैं तो आप क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखते भी रहो साथ, आर प्लस आर प्लस आर प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म, ठीक है, एन टर्म तक लिखेंगे। तो अगर दो रेजिस्टेंस होते 2R, 3 होते 3R, n है तो n। जबकि कैपेसिटर में सीरीज में क्या आया था, C बाई n आया था, ठीक है, यहाँ पर n टाइम्स आ रहा है, उसमें C बाई n। ठीक, दो रेजिस्टेंसेस का यहाँ पर कोई ऐसा खास पॉइंट है नहीं, पर एक चीज वही बतानी है कि R इक्विवेलेंट अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे R1 प्लस R2, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट है वो लेस देन होगा R1 से भी, सॉरी ग्रेटर देन होगा R1 से भी और R2 से, ग्रेटर देन R1 एंड R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन R2। दैट मींस यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला कि अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उनको कैसे ऐड करेंगे, सीरीज में आप उन्हें ऐड करेंगे, जबकि कैपेसिटर्स को मैक्सिमम के लिए हम जोड़ते हैं पैरेलल। तो देखो जब भी क्वेश्चन इसके करना या कोई भी ये शॉर्टकट वाला कॉन्सेप्ट जब यूज करना है C बाई N या NC या NR या R बाई N, तो आप थोड़ा सा वहां पर जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत जल्दबाजी में उल्टा रिजल्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है, और खासकर जो कैपेसिटर होता है तब, क्योंकि रेजिस्टेंस में नहीं गलती होती, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूज बहुत ज्यादा करते हैं तो NR R बाई N याद हो जाता है कब कहाँ यूज करना है। कैपेसिटर का यूज कम होता है उसकी तुलना में, तो कैपेसिटर वाले में ही तुम गलत करोगे, वहां होगा सीरीज, लिख दोगे n टाइम्स C, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में C बाई N होगा कैपेसिटर में। तो मतलब जैसे हमें पता है कि आसान पॉइंट है, तो कई बार हम लोग गलतियां क्या करते हैं एग्जाम में कि जो आसान चीजें होती हैं, आसान पॉइंट होते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं और फिर वो पॉइंट हमको हल्के में ले लेता है, ठीक है, गलत हो जाता है, -1 दिला के जाता है। तो इसलिए कभी भी जो इजी चीज हो उसको बहुत मतलब जल्दबाजी में मत करो, क्योंकि देखो कठिन क्वेश्चन जो होता है वो अगर गलत हुआ आपका तो उसके सही होने के चांसेस भी बहुत कम ही लोगों के रहते हैं, लेकिन एक आसान जो क्वेश्चन होता है जो हम आराम से सही कर सकते थे, आराम से 4 नंबर मिल सकते थे, जिसकी पॉसिबिलिटी होती कि ज्यादातर लोग सही करेंगे, ठीक है, वो अगर हमने गलत कर दिया तो हम बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए आसान क्वेश्चन गलत नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात पल्ले पड़ी कुछ तो कठिन क्वेश्चन का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, आसान क्वेश्चन में बहुत पीछे कर देगा, तो इसलिए कठिन क्वेश्चन तो एक बार चल जाता है क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है कि कम लोगों का ही वो सही हो, तो इसलिए जो है आसान में हम गलतियां करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और गलत भर दिया तब तो वहीं पे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तुरंत ही, एट द टाइम इंस्टेंटेनियस डिप्रेशन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर V1, जैसे ये एक सीरीज में रेजिस्टेंसेस यहाँ पर दिखा दिए गए R1, R2 एंड R3, तो यहाँ पर ये एक सर्किट हो सकता है या सर्किट का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। तो आप यहाँ पर अगर करंट देखेंगे तो सब में सेम ही रहेगी। अब अगेन जैसे हम लोगों ने वहां पर किया था कि हमें रेशियो पूछा जा सकता है V1, V2, V3 का, या कोई एक वोल्टेज आपसे V1 V इज इक्वल टू IR, और फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या कांस्टेंट है I, तो I तो हो गया यहाँ पर कांस्टेंट या सेम कह सकते हैं सभी के लिए, तो तुरंत हमारी ये सब कैलकुलेशन माइंड में हो रहा है, ठीक है, तो हमें वहां लिखने की जरूरत नहीं, V इक्वल टू IR, I कांस्टेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन V प्रोपोर्शनल टू R, मतलब हमें समझ में आ गया सामने R है, 1/R नहीं, ठीक है, यही तो समझना होता है कि सामने C होगा या 1/C होगा, R होगा या 1/R, तो हमें समझ में आ गया R है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम V1 V2 V3 लिखेंगे तो ये क्या आएगा, R1 R2 एंड R। अब मान लिया आपको रेशियो मेथड से V1 निकालना है सिर्फ, या V2 निकालना है, या V3, कोई भी एक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको यहां से पता है V प्रोपोर्शनल टू R है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर V1 डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू, अब R है तो फिर R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस